भारत का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत समाचार। मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक ठहरा दिया है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा निर्णय सामने आया है। इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक ठहरा दिया गया है। मोदी सरकार की ओर से साल 2017 में लाई गई योजना राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने के दावे के साथ लाई गई थी, मगर सुप्रीम कोर्ट ने इसे ऐसा नहीं माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिकों को चुनावी चंदा जानने का अधिकार है और ये कानून सूचना के अधिकार का उल्लंघन करता है। तो देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला। आपको बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड को इसकी वैधता पर अपना फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है और सर्वोच्च अदालत ने इसे असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने पारदर्शिता को देखते हुए ये साफ कर दिया कि हर परिस्थिति में आपको बताना पड़ेगा कि एक एक पैसा कहां से आया, और यही नहीं, जो अब तक ले चुके हो बताना पड़ेगा। जानकारी के लिए बता दूं, 47% से ज्यादा, आधे से ज्यादा में अकेले भारतीय जनता पार्टी थी। तो अपने सत्ता के दबाव में पूंजीपतियों से लेकर काले धन को सफेद करना, पैसा कहां से आया न बताना, ये जो हिटलरी अंदाज था, इस पर अंकुश लगा है। कि भाजपा सरकार चुनावी बॉन्ड का जो फैसला लेके आई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले को असंवैधानिक कहा है। समाजवादी पार्टी इस फैसले का स्वागत करती है। 2014 में भाजपा ने नारा दिया था, काला धन वापस लाएंगे, चुनावी बॉन्ड लेके आते हैं, देश की सबसे अमीर पार्टी भाजपा हो जाती है। किसने चंदा दिया नहीं बताएंगे, आरटीआई के दायरे से बाहर। कोविड काल आता है, प्रधानमंत्री केयर फंड बनाएंगे, नहीं बताएंगे किसने चंदा दिया, कहां खर्च हुआ, आरटीआई से बाहर। तो भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। समाजवादी पार्टी माननीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करती है। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया, जिसका कि बहुत लंबा असर होगा हमारी पूरी चुनावी लोकतंत्र के ऊपर। उन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड की स्कीम कॉम्प्रिहेंसिवली स्ट्राइक डाउन कर दी है, ये कहते हुए कि इसमें जो एनोनिमस एलिमेंट इन्होंने लाया कि भाई किसी को पता नहीं लगे कि भाई ये इलेक्टोरल बॉन्ड किसने खरीदे और किसको दिए, ये बिल्कुल हमारे जनता के सूचना के अधिकार के खिलाफ है, जो कि एक मौलिक अधिकार है जनता का। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है, आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं। बॉन्ड से पार्टी को किसने फंडिंग की है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से छिपा रहता है, लेकिन ये पार्टी को फंडिंग करने का एक जरिया है, जिसके जरिए देखिए पार्टियों को चंदा दिया जाता है। लेकिन ये जो पूरी प्रक्रिया है इलेक्टोरल बॉन्ड की, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। तो देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड पर लेकर राजनीतिक प्रक्रियाएं भी सामने आ रही हैं और इसी को लेकर आज हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज उपाध्याय भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर अन्नू प्रसाद प्रवक्ता कांग्रेस के हमारे साथ जुड़ गए हैं, फखरुल हसन जी प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं, और इसके अलावा विनोद कुमार शुक्ल अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट के हमारे साथ जुड़ गए हैं। तमाम मेहमानों का स्वागत करते हैं। सबसे पहले मनोज उपाध्याय जी, आप ही से शुरुआत कर लेते हैं। सर, देखिए, अब चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड 2017 में लेकर बीजेपी आई थी और ये कहा गया था कि एक पारदर्शी प्रक्रिया होगी, लेकिन असंवैधानिक माना है सुप्रीम कोर्ट ने। आगे का रास्ता क्या? चलिए, देखिए शांतनु जी, अभी हम सुन रहे थे, हमारे जो इंडी गठबंधन के साथी रहे सभी लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। चलिए, कम से कम बड़ी बात है, कहीं तो स्वागत हुआ, नहीं तो अभी तक सुप्रीम कोर्ट को ना मानने वाले आज सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करते हैं, तो इसमें बहुत अचंभा वाली बात होती है। लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी का, आपने देखा होगा जब से सरकार आई है या उसके पहले भी, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमेशा सम्मान किया है। सुप्रीम कोर्ट ने अगर इसको दिया है कि इसको फिर से जो रोका है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कुछ तथ्य होंगे। अब किसके को होंगे वो तो समय आने पर ही बताया जाएगा। लेकिन रह गई बात
कि इसके हम सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का भी स्वागत करते हुए बिल्कुल पारदर्शी होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार पारदर्शिता के साथ काम करने के लिए अपने वचनों से कर्तव्य जनता के बीच में गए हैं हम, और इस नाते लगातार हम इस बात को लिए कहते हैं कि हम पारदर्शिता के साथ अपना एक एक काम करते हैं। जिस प्रकार से चाहे वो प्रधानमंत्री राहत कोष हो, चाहे आप मुख्यमंत्री के आप देखिए, ये कोई आज की प्रक्रिया नहीं है। इसके पहले चाहे अखिलेश यादव जी रहे हों, चाहे मनमोहन सिंह जी रहे हों, या इसके पहले जितने भी हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री रहे हों, सब लोगों ने इसका प्रयोग किया है। तो जाहिर सी बात है इसमें कोई अब जिस प्रकार से आपने देखा होगा कि चाहे हमारे कोविड के काल में माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने सभी एमपी से कहा था कि जो है उन्होंने अपने एक साल का पूरा बजट उन्होंने उसमें डालने का काम किया था। तो पारदर्शिता तो हम दे ही रहे हैं। अब ये अलग बात है कि जहां कहीं भी समस्याएं आ रही हैं, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट का जो भी यथा निर्णय आएगा उसका भारतीय जनता पार्टी बहुत ही जिस प्रकार से हमेशा हमने स्वागत किया है, हम स्वागत करते हुए उसको लागू करने के लिए पूरी कोशिश और पूरी तरह से करेंगे, जिससे कि जनता का पैसा जनता को बिल्कुल पारदर्शिता की तरह मालूम होना चाहिए। रह गई बात, कहीं कहीं आपने देखा होगा कुछ दान जो लोग देते हैं, चाहे वो जिधर का भी हो, जिस दान देते हैं, दान में आदमी क्या करता है, कुछ गोपनीयता रखता है। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने आप देखेंगे पहले भी उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ काम करेंगे, और उसी के तहत ये नजरिया है। आप देखिए हम लोगों के अंदर भी एक उत्साह, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया, हमने भी आपसे कहा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता इस बात से खुश हैं कि ये जो है, जो अपारदर्शी लोगों को लग रहा है उसको कम से कम लोगों को जानना चाहिए। बिल्कुल जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम सम्मान करते हुए हम कहेंगे कि इस पे हम लागू करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से कर्मबद्ध है। हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि विपक्ष के लोगों को फिर बाद में चिंता ना आने लगे, क्योंकि आज कम से कम ये नहीं कहे, जिस प्रकार से ईडी सीबीआई वगैरह को कई बार यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट को भी कह चुके हैं कि ये सरकार की जेब से चलता है, कहीं आप ये ना कहें, या तो आज इस बात को तथ्य के साथ कह देंगे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट सरकार के अनुसार नहीं चलता है। भारत में लोकतंत्र है, जहां जहां जैसे विदेशों में भी लोग शोर करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई, अगर अपनी चुनाव घोषी में जीत जाते हैं तो लोकतंत्र जिंदा है, और हार जाते हैं तो लोकतंत्र मर गया। तो ऐसे तरह चलिए ठीक है मनोज जी, मैं वापस आऊंगा आपके पास, विषयांतर मत होइए। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। अनु प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता है। अनु जी, आप कहते हैं कि देखिए आप सुप्रीम कोर्ट के हर एक फैसले पर कहीं ना कहीं सवाल उठाते हैं, कुछ फैसले जो आपके अनुसार ठीक होते हैं उस पर आप कहते हैं कि हम इसका स्वागत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी राजनीति कर रहे हैं क्या आप? सबसे पहले देश की जनता को मेरा नमस्कार। शांतनु जी, मुझे तो याद नहीं कि कब सुप्रीम कोर्ट के किसी फैसले पे हम लोगों ने सवाल उठाया। हमको अच्छे से ध्यान है कि सुप्रीम कोर्ट ने ही राम मंदिर बनने का जो फैसला दिया था, हमने उसका भी स्वागत किया था कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला सुनाया तो राम मंदिर बन रही है, हम उसका स्वागत करते हैं। और रही बात ये जो बार बार बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम पारदर्शिता के साथ काम करते हैं, तो सबसे पहली बात तो इलेक्टोरल बॉन्ड लाने का काम भी तो बीजेपी सरकार ने किया था। और अगर उनको पारदर्शिता रखना ही था तो उसी समय इस चीज को नियम लागू किए होते कि भाई जो भी चंदा दे रहा है उसका आप पूरा उसका गोपनीयता क्यों रखना, क्योंकि कोई चोरी से तो कोई काम कर नहीं रहा है। जो सक्षम है और जो पसंदीदा पार्टी है और उसको चंदा वो देना चाहता है तो उसमें गोपनीयता कैसा रखना, ऐसा तो नहीं कि आप चंदा देने से कोई किसी को रोक सकता है। तो उसमें गोपनीय, और इसी चीजों को तो देखते हुए आप बार बार ये कह रहे हैं कि हम पारदर्शिता रखते हैं, हम सारा काम नियम के तहत करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने जब देखा कि भाई जनता को ये पता ही नहीं चल पा रहा है कि पार्टियों के पास फंडिंग कहां से आ रही है और कहां से उनको इतना पैसा मिल रहा है कि वो बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, चाहे कितने करोड़ रुपए सिर्फ बैनर पोस्टर में खर्च हो जा रहे हैं, रैलियां हो रही हैं, सिर्फ बैनर पोस्टर से लेके न जाने कितने बड़े बड़े बसें आ रही, तो ये सब आ कहां से रहा है। तो ये सारी चीजों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट को कहीं ना कहीं लगा कि इस बॉन्ड में कोई ना कोई गलती है। और जो रही बात, तो हम तो सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देते हैं कि भाई भले ही एक नारा दिया था बीजेपी सरकार ने कि काला धन हम लेके आएंगे, मगर उसका शुभारंभ तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि अब पता चलेगा कि काला धन कहां से आया, कहां गया, इसका पूरा ब्यौरा तो अब देना पड़ेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेशित कर दिया कि आपको 31 मार्च तक अभी तक बॉन्ड कहां से कहां किन पार्टियों के पास से आप उसका ब्यौरा दीजिए और अप्रैल तक वो पूरा जारी कर दीजिए चुनाव आयोग। तो हम तो धन्यवाद देते हैं कि अब जनता को भी पता चल जाएगा कौन सी पार्टी कितने फंडिंग इस्तेमाल करती है, कहां से पैसा आता है और वो पैसा कहां जा रहा है। ठीक है, फखरुल हसन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। फखरुल जी, देखिए इस तरह से कहा जा रहा है कि पारदर्शिता भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहा यह जा रहा है कि पारदर्शी तरीके से पूरी प्रक्रिया अपनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कर दिया है, लेकिन तमाम राजनीतिक पार्टियों को इससे चंदा जो है वो कहीं ना कहीं प्राप्त होता था। चूंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बैन लगा दिया है, आप लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है,
आगे क्या प्लानिंग रहेगी? देखिए, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए ये जो प्रावधान है वो लेकर आया गया है, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो सिस्टम बनाया गया था, लेकिन उस पर तो अब रोक लगा दी गई है। आगे का क्या प्लानिंग और किस तरह से ये जो पूरा जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए शांतनु जी, समाजवादी पार्टी ने पहले ही इस फैसले का स्वागत किया। जो लोग 2014 में नारा दे रहे थे कि काला धन वापस लाएंगे, उनको आखिर गुरेज किस बात से है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आएंगे लेकिन हम बताएंगे नहीं किसने चंदा दिया। प्रधानमंत्री केयर फंड कोविड काल में लेके आएंगे लेकिन वो आरटीआई के दायरे से बाहर रहेगा। अरे भाई, आप कैसी पारदर्शिता की बात कर रहे हो? दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने कहा कि साहब विपक्ष सवाल उठाता है सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे। साहब, मुझे तो याद है कि दिल्ली के सरकार के अधिकारों पे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो आपने उस फैसले को पलटने का काम किया। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पे जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो आपने उसको पलटने का काम किया। तो भाई, आप कौन से सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानते हो? कहां माना है आपने? किस आदेश को मान लिया है? जो आदेश आपके खिलाफ होता है उसको आप पलटने का काम करते हो। आप कहां देश की सम्मान करते हो न्यायपालिका के आदेशों का? और दूसरी बात, देखिए, जो भी ये चुनावी बॉन्ड थे, आप पारदर्शिता रखते, पता तो चलता है जनता को कि आखिर इस पार्टी को चंदा कौन दे रहा है, क्यों अडानी को बचाया जा रहा है। अब तो पता चलेगा ना। जिस अडानी के लिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे, वो हाईकोर्ट संसद में लड़ रहे थे, संसद नहीं चल रही थी, नहीं बताएंगे, नहीं जांच होगी। अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, अब तो बताना ही पड़ेगा कि और पता ही चल जाएगा कि किसने किसको चंदा दिया। भाई, आप इसको भी पलट दीजिएगा। अभी तो भाजपा बोल रही है, यहां बैठ के तो बोल रही है, लेकिन शांतनु जी, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम लोग आज बात कर रहे हैं, हम आज फैसले का स्वागत कर रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता बैठ के यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये मोदी जी की गारंटी है कि इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम संसद में या कोई अध्यादेश लाके इसको भी पलट देंगे कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है जो चुनावी बॉन्ड पे, हम उसको नहीं मानते, हम उसके लिए नए नियम कानून ले आएंगे। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसको देश की न्यायपालिका में कोई भरोसा नहीं है। आज का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, समाजवादी पार्टी उस फैसले का स्वागत करती है। अब कम से कम उन लोगों, जिन लोगों को बचाने का लगातार भाजपा प्रयास कर रही थी, जिन लोगों से चंदा मिल रहा था, जो पार्टी 6 साल में देश की सबसे अमीर पार्टी बन गई थी, अब कम से कम ये जरूर पता चलेगा कि आखिर इनको चंदा कौन कौन दे रहा था, किन किन को इन्होंने बचाने का काम किया, किन किन लोगों को देश से भगाने का काम किया। ठीक है फखरुल जी, वापस आएंगे आपके पास। और देखिए, जिस तरह से कहा जाए कि ये पूरा जो मामला सामने आया है, लेकिन विनोद कुमार शुक्ल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, अधिवक्ता हैं सुप्रीम कोर्ट के। विनोद जी, असंवैधानिक तरीके से आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं और क्या फर्क पड़ेगा अगर हम देखा जाए कि जिस तरह से कहा जा रहा था कि पारदर्शी है ये पूरी प्रक्रिया, लेकिन ये जो कि फैसला अब आया है, सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है, कई शंकाएं जो है वो भी जाहिर की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्या जो प्रभाव है वो पड़ेगा इस फैसले के बाद से? देखिए शांतनु जी, ये बड़ा ऐतिहासिक फैसला है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि चंदा देना या चंदा लेना दोनों में कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है, लेकिन उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए जी। तो जो 2019 में केंद्र सरकार ने शुरू किया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड के से चंदा दे सकते हैं जी, मगर वो पब्लिक डोमेन में नहीं आता था। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो भी चंदा कोई कंपनी देती है या कोई भी व्यक्ति देता है, वो पब्लिक को पता होना चाहिए कि किसने कितना चंदा किस पार्टी को दिया है। ये आरटीआई एक्ट का उल्लंघन है अगर इसको छुपा के रखा जाता है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती इसी बात पर दिखाई है कि 2019 से लेकर जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू चंदा इकट्ठा किया गया है, वो 3 हफ्ते में चुनाव आयोग को जानकारी देनी होगी और चुनाव आयोग को 13 मार्च तक अपनी वेबसाइट पर उसको प्रदर्शित करना होगा जी। और इसके बाद चंदा आगे इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के थ्रू चंदा लेना बंद नहीं होगा जी, बट ये प्रक्रिया पारदर्शी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इसको फाइनली बंद नहीं किया है, कोई इसको कहा है कि इसको पहले रोक के आप पारदर्शी करिए, पारदर्शी होना चाहिए। जो भी कंपनी, अब इसमें दिक्कतें क्या थी कि जैसे कोई किसी को गवर्नमेंट को ओबलाइज करना है जी, तो उसने 500 करोड़ दे दिया, किसी ने 100 करोड़ दे दिया, तो इसका यूज रिश्वत की तरह भी हो रहा था, ब्राइब की तरह भी हो रहा था। तो इसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई है
और इसके बहुत अच्छे परिणाम आएंगे। पब्लिक जनता को भी पता रहेगा कि किस कंपनी ने या किस व्यक्ति ने या किस औद्योगिक घराने ने कितना पैसा किस पार्टी को दिया। तो ये पब्लिक डोमेन में रहेगा। ये बहुत ऐतिहासिक फैसला है और स्वागत योग्य है। जी देखिए, पता नहीं चलता था मनोज जी। जी शुक्रिया। मैं विनोद जी देखिए, लेकिन मनोज जी अगर देखा जाए तो पता नहीं चल पाता था कि किसने कितना पैसा दिया, किस पॉलिटिकल पार्टी को गोपनीय रखा जाता था। आखिर क्या वजह है कि किसने कितना पैसा लिया गया है, किस राजनीतिक दल को। सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को चंदा मिला है। विपक्षी दलों की मांग यही है कि अगर सब कुछ पारदर्शी तरीके से था तो किसने कितना पैसा दिया। पब्लिक को यह जानने का अधिकार आखिर क्यों नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये कहीं ना कहीं संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। आर्टिकल 19(1)(a) का उन्होंने हवाला दिया, कहा कि इसका उल्लंघन किया जा रहा है। तो अगर देखिए किसी पार्टी को चंदा मिलता है तो अगर पब्लिक को जानने का अधिकार है तो क्यों नहीं जानना चाहिए, इस पर क्या आपत्ति है? बिल्कुल देखिए, चंदा का कोई, मैंने आपसे पहले भी कहा कि शांतनु जी, कि चंदा का अपना, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत वो भी आजादी है। जैसे कि इसके पहले आपने देखा होगा जिस प्रकार से चाहे कांग्रेस हो चाहे सपा हो या जो भी अपनी व्यक्ति की आज़ादी के नाम पे देश विरोधी ताकतों से भी जाके मिल जाते थे, तब तो आइए तो चंदा देने के लिए हमने कहा ना कि सुप्रीम कोर्ट। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर चंदा, अभी हमने आपको एक जिक्र भी किया कि कोविड के दौरान में सभी सांसदों से भारतीय जनता पार्टी ने अपने सारे सांसदों से पूरा बजट लेने का काम जो ये भी एक चंदा के तहत उन्होंने उस बजट प्रधानमंत्री राहत को उसमें डालने का काम किया, जो कोविड फंड केयर फंड बना था। तो ये अलग चीज का कि भारतीय जनता पार्टी जब चंदा लेती है तो उसको देखिए, हमने जो हमारे सांसद रहे, मेंबर ऑफ पार्लिया, जो हमारे कार्यकर्ताओं का जो चंदा आता है वो देखिए ऑन रिकॉर्ड हर जगह मौजूद है। लेकिन रह गई बात, अब इसके पहले जरूरी नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का, अब ये चंदा इसके पहले इन लोगों में क्या होता था, इसके पहले की जब सरकारें आती थी तो इन सरकारों ने अपने चंदाओं को इस तरह से, कभी भी आप बताइए कि कोई, चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का बता दे, चाहे कांग्रेस पार्टी का बता दे, कोई ऐसा मनोज भाई अरे सुनिए तो मनोज भाई, कहने का मतलब यह है कि इलेक्टोरल बॉन्ड आप लेकर आए, ठीक है, अच्छी बात है। आपने कहा कि ये चंदा देने का एक जरिया है और इसी के जरिए चंदा लिया जाएगा। लेकिन पब्लिक को जानने का अधिकार है या नहीं है? अगर है तो फिर ये प्रावधान उसमें क्यों नहीं किया गया? और इसी पर तो सुप्रीम कोर्ट ने हंटर चलाया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक करार दिया है। अब देखिए, जितना भी चंदा मिला है ना, उसको चुनाव आयोग को देना होगा और उस पर जानकारी जो है वो अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करनी होगी। तो पहले से ही ये प्रावधान बना देते तो सुप्रीम कोर्ट की फटकार क्यों झेलनी पड़ती? नहीं देखिए, कहीं के जब हमने सुप्रीम कोर्ट के लिए जब ये फैसले को हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बना, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो भी उस पर किया, हमने पहले क्या, अगर कहीं मान लिया त्रुटि रही है तो सुप्रीम कोर्ट इस पर जो फैसला जो दिया है उसका हम लोग लागू करेंगे। इसमें कोई तो 3 हफ्ते दिया, बिल्कुल हम एक क्योंकि इसमें दिक्कत हमको नहीं है, इसमें दिक्कत जो है वो तो सामने आएगा 3 हफ्ते के बाद। हम तो एक पैसे का, हमने वही आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि हमारा जो चंदा आ रहा है वो एक पैसे का जो है लोगों को, आपको ऑनलाइन हर व्यक्ति जान सकता है। जैसे अभी हमने 2-3 चंदों का जिक्र किया, तो इसी तरह से जब हर किसी का लेकिन रह गई बात, इसके पहले जो विपक्ष की सरकारें हैं रही, आज जो विपक्ष के लोग हैं, इनकी जो चंदा है उसमें एक चंदे का जिक्र कोई नहीं कर सकता कि इनका पैसा कहां से आया। हम तो जिक्र कर रहे हैं इस नाते, अगर हमको अगर पारदर्शिता ना लाना होता तो मैं इस बांड की माननीय प्रधानमंत्री जी जिक्र भी नहीं करते। हमने कम से कम इस बांड को ला के ये पारदर्शिता के कदम में हमने अपना एक सहयोग करने का काम, जो चंदा लोगों को मिलता था, ये करने का काम हम लोगों ने लगातार किया है। रह गई बात, अभी हमारे सभा के मित्र कह रहे हैं कि किस प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पार्टी, पैसे वाली पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के आई, सबसे ज्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी बन के आई है। ये तो अलग बात है कि उत्तर प्रदेश में अगर नाम लिया जाएगा तो सबसे ज्यादा पैसे वाला घराना आएगा तो मुलायम सिंह यादव का आएगा। तो ये पैसा क्या मुलायम सिंह यादव चंदा लेने वाली भी पार्टी है मनोज जी? चलिए ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। कहीं ना कहीं जाहिर बात है चंदे का ही प्रयोग है जो मुलायम अखिलेश यादव जी का आज सबसे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा राजनीतिक घराना जी से जवाब लेता हूं, मैं आता हूं मनोज जी आपके पास। देखिए, ये कहा जा रहा है कि चंदा कहां से आया, इसका जवाब तो दिया गया, लेकिन विपक्षी पार्टियों पर फखरुल जी आरोप लगाया जा रहा है कि उनका चंदा कहां से आता है, इसका तो कोई हिसाब किताब ही नहीं है। मनोज जी आरोप लगा रहे हैं। देखिए शांतनु जी, हम तो कहते हैं ना कि हमें आरटीआई के दायरे में ले आइए, हमसे पूछ लीजिए। ये तो सरकार, हम थोड़ी है देश की सरकार में, कानून तो आपने बनाया है ना, कानून आप बनाओ और जवाब हमसे मांगो। और देखिए,
इनको प्रधानमंत्री राहत कोष और प्रधानमंत्री केयर फंड में फर्क नहीं पता है, इसलिए वो लगातार पुरानी सरकारों की बात कर रहे हैं। इनको नहीं मालूम कि 2020 में जब कोविड शुरू हुआ तब प्रधानमंत्री केयर फंड बना था। हम उसकी बात कर रहे हैं जिसको आरटीआई के दायरे से आपने बाहर कर दिया है, उसका आप जवाब नहीं दें। तो पहले दोनों चीजों में अंतर समझ लीजिए, तब आप मुख्यमंत्रियों की बात कीजिए कि आपकी सरकार में क्या हुआ। भैया मुख्यमंत्री राहत कोष था, वो उसका हिसाब अलग होता है, वो सब होता है, वो आप अपनी सरकार से पूछिएगा, पता चल होता है ना। अरे सुन तो लीजिए, मैं हिसाब तो होता है कि नहीं होता। अरे भाई वो आपको उसका आप अलग कर देंगे, प्रधानमंत्री का हिसाब लेंगे खाली, ये कहाँ का संविधान आ गया। अरे भाई समानता का भी संविधान इसी अनुच्छेद के तहत आपको अगर विषय की जानकारी नहीं है तो हम आपसे जानकारी थोड़ी ले रहे हैं। दोनों इसके पहले प्रधानमंत्री राहत कोष नहीं बना था क्या? जिनको विषय ही नहीं मालूम आप वही तो पूछ रहे हैं, जिनको फर्क ही नहीं मालूम, फर्क आपसे थोड़ी ना सीखा जाएगा। अरे तो भैया बिल्कुल हम सीख रहे हैं भैया, प्रधानमंत्री राहत कोष कोविड तो अब आया ना। यहाँ मैं क्लास लगाने भी नहीं आया हूँ। नहीं, मैं भी नहीं आया हूँ ना। पता है आप पता करके सुनने के लिए जब पता ही नहीं है, जानकारी नहीं, तो उनसे क्या बहस करो जी। जब जानकारी नहीं है तो मैं क्या बहस करूँ आपसे? अरे मैं आपको जानकारी नहीं है तो मैं क्या बहस करूँ? वक्त की कमी है, मैं आऊंगा आपके पास। थोड़ी लेने की क्या बहस अन्नू जी देखिए, अन्नू जी कांग्रेस पार्टी भी, अगर ये राजनीतिक चंदे की बात की जाए तो टीएमसी के साथ साथ कांग्रेस पार्टी को भी बहुत ज्यादा चंदा जो है वो मिला है इसी इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर बात की जाए तो इसी जानकारी करके इसी जरिए। कोविड के दौरान हम प्लीज आप लोग लड़िए बात यहाँ बैठ के। अनु जी देखिए, कांग्रेस पार्टी भी ऐसी पार्टी है जिसको इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बहुत ज्यादा कहा जाए कि चंदा मिला है। सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को मिला है, टीएमसी को मिला है, कांग्रेस पार्टी को मिला है। ये तीन मुख्य पार्टियां हैं जिनको ज्यादा चंदा मिला है। तो कांग्रेस पार्टी का आगे का, चूंकि इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दे दिया गया है, आगे की रणनीति क्या रहेगी और किस तरह से पार्टी जो है वो अब चंदा जुटाएगी? क्योंकि ये इलेक्टोरल बॉन्ड जिसको पारदर्शी कहा गया था उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने बुरी तरह से फटकार लगा दी है। देखिए शांतनु जी, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी का ये काम हो गया है कि पहले चोरी उसके बाद सीना चोरी करते हैं। पहले तो ये सब कुछ खुद ही लेके आ रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हम पारदर्शिता लाते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का आप योजना लेके आए, आपने उसको लागू किया और आज जब आपका गर्दन फंस गया कि आपको ब्यौरा देना ही पड़ेगा कि अब तक आपका चंदा कहाँ से आ रहा है। क्योंकि अभी तक तो कई महीनों पहले लोग चिल्ला रहे थे कि हम भाई ब्यौरा नहीं देंगे, कि हमको चंदा कहाँ से मिलता है, मगर अब तो इनकी मजबूरी है कि इनको देना है। तो अभी ये समझ नहीं पा रहे कि अभी इससे निकले कैसे। और दूसरी बात, हम तो पूरे तरह तैयार है, अपना ब्यौरा हम अब तक भी पेश करते हैं, अभी भी पेश करेंगे कि हमको चंदा कितना मिला है, कहाँ से मिला है। मगर सबसे बड़ी बात तो ये है, बहुत बड़े बड़े कार्यालय कांग्रेस के नहीं खुले हैं, बीजेपी के खुले हैं। इतने महीनों में, इतने सालों में, 9 साल के 7 साल के दौरान में बहुत बड़े बड़े कार्यालय बीजेपी के खुल गए। तो अब इनको ये समझ में आ ही नहीं रहा है कि ब्यौरा देंगे कहाँ से, कि इनको इतनी फंडिंग मिली कहाँ से। बहुत बड़े बड़े बैनर पोस्टर कांग्रेस के नहीं लगते हैं, बीजेपी के लगते हैं। और ये अब इनको बताना है कि ये जो भारतीयों का पैसा, जो नागरिकों का पैसा, जो ये लोग वादा करते आए थे कि काला धन हम लेके आएंगे, जो काला धन ये ला नहीं पाए, मगर अब सुप्रीम कोर्ट ये बताएगी कि काला धन आया। ठीक है अनु जी 10 सेकेंड, ठीक है 10 सेकेंड। विनोद जी क्या काले धन पर इसके जरिए लगाम लगेगी? शांतनु जी, अगर मैं एक अधिवक्ता की तरह कहूं आपसे, थ्योरेटिकल रूप में तो रोक लगेगी जी, लेकिन अगर एक व्यवहारिक बात करूं तो बिल्कुल भी रोक नहीं लगेगी। बस जो मोड ऑफ पेमेंट जो औद्योगिक घराने अकाउंट से अकाउंट में करते थे, अब वो कैश में देंगे। तो जिस देखिए, जो पार्टी सत्ता में रहेगी, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो जो पार्टी सत्ता में रहेगी तो जो भी बड़े बिजनेस औद्योगिक घराने हैं वो ठेका लेने के लिए, काम लेने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए, अपने काम कराने के लिए पैसा देते हैं। ये सत्य है, इसमें कोई, ठीक है, हाँ ये सत्य है जी। वक्त की कमी है, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगा, मना नहीं कर सकता। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और अपने विचार हमसे साझा करने के लिए। तो देखिए, लगातार